बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर से शौर तक के प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल आज़ाद हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो एक्ट में कुछ तरमीम की हैं, उस पे आज हम बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि एहतसाब ब्यूरो एक्ट की वो तरमीम कौन सी थी और ख़ुसूसन एहतसाब ब्यूरो का काम क्या है, कितना मुअस्सिर है एहतसाब ब्यूरो, क्या एहतसाब ब्यूरो ने आज तक कोई मसाली इक़दामात किए भी हैं या नहीं। इससे पहले हम जानेंगे कि एहतसाब ब्यूरो एक्ट में वो कौन सी जो है तरमीम की गई है। सबसे पहले किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ शिकायत या रेफरेंस की सूरत में गिरफ़्तारी एहतसाब अदालत की इजाज़त से मशरूत होगी। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो या उनका कोई ऑफिसर बग़ैर अदालत के बग़ैर अदालत के किसी हुक्म के किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। नंबर 2, गिरफ़्तारी की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड जो है वो 14 दिन तक लिया जा सकेगा। और नंबर 3, किसी भी शख्स की गिरफ़्तारी दौरान तफ्तीश इंक्वायरी के दौरान उस शख्स या उसकी फैमिली का जो मीडिया ट्रायल है उस पर सख्त जो है वो पाबंदी होगी और उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू नहीं की जाएगी। एहतसाब अदालत 60 दिन के अंदर अंदर जो इक़दामात जो मुक़द्दमात हैं उनका जो फ़ैसला है वो फ़ैसला किया जाएगा। इसी हवाले से और भी कुछ पॉइंट्स हैं और तरमीम हैं, हम जानेंगे। आज के हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जनाब सरदार मुश्ताक हुसैन ख़ान एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एहतसाब ब्यूरो एक्ट में जो तरमीम की गई है तो क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात मुरत्तिब होंगे, क्या असरात पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान साहब KTV का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और ये फार्म आपने मुहैया किया जहां हम कौम को मसाइल से आगाह कर सकें और अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। एहतसाब ब्यूरो एक्ट की मौजूदा तरमीम पर बात करने से पहले ज़रूरी होगा कि एहतसाब ब्यूरो एक्ट जो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में प्रोमलगेट किया गया है उसके मतलब मैं कुछ थोड़ी सी बातें कर दूं। एहतसाब ब्यूरो एक्ट पाकिस्तान में जब नैब बना तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नैब की ज्यूरिसडिक्शन को आज़ाद कश्मीर तक एक्सटेंड करने की कोशिश की। तो उस वक्त बरसत सुल्तान महमूद चौधरी साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने इस बात को रोका और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा, वफाक से ये कहा कि हम अपना कानून बनाएंगे, लिहाजा नैब की जो है एक्सटेंशन आज़ाद कश्मीर तक न की जाए। लिहाजा वहाँ रोक दी गई, वफाक ने उसको न किया। तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में 2001 का एहतसाब ब्यूरो एक्ट जो है वो प्रोमलगेट किया गया। इस एक्ट में इसकी मंशा ये थी कि आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन हो रही है, ब्यूरोक्रेसी हो रही है, पॉलिटिशियन कर रही हैं या किसी भी फार्म पर किसी अदारे में जो करप्शन हो रही है उसको रोका जाए, करप्ट अनासर को रोका जाए। क्योंकि करप्शन जब किसी माशरे में होने लगे, किसी मुल्क में होने लगे तो उसकी जड़ें खोखली होकर वो नेस्त नाबूद हो जाता है। लिहाजा इसको रोकने की गर्ज से एहतसाब ब्यूरो एक्ट बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा परप्लेक्स पॉइंट जो था वो एहतसाब ब्यूरो 2001 का एक्ट जो था उसका दफ़ा 6 है। दफ़ा 6 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की बात थी और उसमें यह लिखा गया था कि सदर आज़ाद कश्मीर, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे मशावरत के बाद ये जो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल उनको नाम देंगे उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी करके उसको चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा जी। तो ये इस पे सबसे पहली जो गलती शुरू हुई, ये जो हुकूमत ने सबसे पहला काम किया कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को उसकी अपॉइंटमेंट ना होने दी। अच्छा। और इस तरह ये काम करते रहे कि इसको एहतसाब ब्यूरो को पूरा काम करने से रोका जाए। चनाचे कुछ अर्सा ये चलता रहा। ये जो 2001 का एक्ट था इसको कश्मीर कौंसिल ने 2005 में अडॉप्ट किया और उसमें कश्मीर कौंसिल ने ये कहा, एडॉप्शन में उसने कहा कि कश्मीर कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं वो भी ये 2001 के एहतसाब एक्ट के तहत होंगे और ये वहाँ तक इसकी ज्यूरिसडिक्शन थी वो एक्सटेंड की गई। अच्छा।
और इस तरह से ये 2005 में उन्होंने अडाप्ट किया कश्मीर कौंसिल ने। तो इस तरह वफाक की उस अडाप्शन से इसकी जुरिसडिक्शन वहाँ तक कश्मीर कौंसिल के जो महतात अदारे थे या कंट्रोल में जो थे वो उधर चली गई उसमें। अच्छा, इस चेयरमैन कश्मीर कौंसिल के इस इख्तियार को इससे छीनने के लिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने 2010 में इनेक्टमेंट की। अच्छा। और उसमें उन्होंने चेयरमैन कश्मीर कौंसिल से ये इख्तियार छीन कर आज़ाद कश्मीर हुकूमत तक महदूद करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर कौंसिल ने 2010 के एक्ट को अडॉप्ट नहीं किया। सही, वो इसी तरह रहा। अच्छा, दरमियान में यह हुआ कि 13वीं तरमीम आ गई। अब 13वीं तरमीम अगर इजाज़त हो तो मैं वो अल्फाज थोड़े से पढ़ लूँ। जी ज़रूर ज़रूर। 13वीं तरमीम में अच्छा, ये हमारा आर्टिकल सेक्शन 51 है जिसमें कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज है। इसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लॉज which immediately before the commencement of constitution were in force in Azad Jammu and Kashmir shall continue in force until altered, repealed or amended by an act of the appropriate authority। एक्सप्लेनेशन में आया है कि ये लॉज जो असेंबली ने किए या उसने किए, तो इसका जो सब पहलू सेक्शन 2 है उसमें इसमें लिखा गया है जनाब के subject to the constitution all laws of Azad Jammu and Kashmir which from time to time made by the Azad Jammu and Kashmir Council and in force immediately before commencement of the Azad Jammu and Kashmir interim constitution 13th amendment act 2018 जी, shall continue to be in force until amended or altered or repealed by the act of the assembly or by the order, notification etc of the government of Pakistan जी, or as the case may be by the Azad government of the state of Azad Jammu and Kashmir। अब मेरी सबमिशन इसमें जनाब ये है कि 2001 का एक्ट जो 2005 के काउंसिल के उस एक्ट के तहत अडॉप्ट किया गया वो इस 13वीं तरमीम के तहत प्रोटेक्ट हो गया जी, उस वक्त तक प्रोटेक्ट हो गया जब तक वफाक उसको रिवर्स नहीं करता। तो जब वो एक्ट प्रोटेक्ट है 2001 का, तो फिर आज़ाद कश्मीर असेंबली की ये इनएक्टमेंट उसको ओवरराइड नहीं करती। अच्छा, उसके मुताबिक काम होगा सर। ठीक, लेकिन इन्होंने चूंकि अपनी करप्शन को छिपाने के लिए, अपनी जराइम को छिपाने के लिए आज़ाद कश्मीर में जितनी करप्शन हुई है, आप हमारे सियासतदानों को देखें, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, लेकिन आप देखें कि ये कखपति से अरबपति बन गए। इनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, इनका कोई कारखाना नहीं है, इनका कोई कारोबार नहीं है, और ये जो वफाक से तामीराती फंड लाते रहे उनमें करप्शन करते रहे और उनका कभी ऑडिट नहीं हुआ जी। फिर कश्मीर कौंसिल के फंड्स जो हैं आप देखें उनका कोई ऑडिट नहीं हुआ। पिछले इलेक्शन हुए और उसमें 5-5, 10-10 करोड़ एमएलए जो उनके नुमाइंदे थे उनको दिए गए, उसका कोई ऑडिट नहीं, कहाँ उनका मुशर्रफ हुआ। और इस तरह से प्री पोल रिगिंग करके ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है ये बरसर इक़्तिदार आई। प्री पोल इसको अच्छा रिगिंग कहेंगे, चूंकि आपने इलेक्शन से पहले 10-10, 5-5 करोड़ रुपया एमएलए को दिए और उसने जाके लोगों में तकसीम करके पैसे दे के वोट लिए और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एक एहतसाब बैरो के हमारे अदलिया के एक जज साहब हुए, उन्होंने जब एहतसाब बैरो के तहत वहाँ पर ऑडिट करने की कोशिश की तो उनको जॉब से हटा दिया गया और उन्हें उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। कश्मीर कौंसिल के जितने फंड्स हैं कोई ऑडिट नहीं है, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और इतनी बड़े वसी पैमाने पर करप्शन है कि उसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा। अच्छा, इसी पे सर हम बात करेंगे, चूँकि आज की हमारी जो गुफ्तगू इसी जो अभी एक एहतसाब ब्यूरो एक्ट में तरमीम की है, तो इस पर एक चीज़ देखने को मिली है कि जो तरमीम हुई है इस पर अपोजिशन और हुकूमत ने मन्नो अन तस्लीम किया, कोई इख्तलाफ राय सामने नहीं आई। तो इसकी क्या वजह है, कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया इसमें, जबकि काफ़ी इख्तलाफी नौइयत के पहलू इसकी सर बड़ी वजह यह है कि ये दोनों अपोजिशन और ये जो हुकूमत के लोग हैं, इनमें जो लोग बैठे हुए ये सब करप्शन में मुलव्वस है। अच्छा, इनमें मेजॉरिटी करप्शन में मुलव्वस है। अच्छा। अगर सब नहीं है तो मेजॉरिटी जरूर है, इसलिए उनके खिलाफ उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून पास हुआ तो वो क्यों बोलेंगे। उन्होंने आमीन कही उसमें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने ठीक किया। अच्छा, आप अंदाजा करें कि दुनिया की किसी तारीख में किसी क्रिमिनल, मेरी 30 साल प्रैक्टिस हो गई है, मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, 30 साल प्रैक्टिस होने वाली है मेरी, तो आप अंदाजा करें कि मुजरिम को हथकड़ी नहीं लगाते। ये कैसी अमेंडमेंट की है इन्होंने कहा जी कि जिस चोर को पकड़ा जाएगा उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, क्यों नहीं लगाई जाएगी हथकड़ी जनाब, चोर को हथकड़ी।
और फिर आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने इस काम को इतना मुश्किल कर दिया। मैं हम इसके लिए कानूनी मशवरे कर रहे हैं, वी विल गो इन द कोर्ट, हम इसको चैलेंज करेंगे कि ये इन्होंने गलत किया है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने उस कंप्लेनेंट को इतनी मुश्किल में डाल दिया कि इन्होंने कहा कि वो शनाख्ती कार्ड दे, और उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ करके उसकी वो दरख्वास्त खारिज करके उसको 1 साल की सज़ा देंगे, 5 लाख रुपए जुर्माना कहेंगे, वो कोर्ट से जाके पर, यानी सिरे से किसी के खिलाफ कंप्लेन ही नहीं हो रही, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। अच्छा सर, इसमें मैं पूछना चाहूँगा, ये जो तरमीम हुई है तो आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन हो रही थी, अभी जो तरमीम रिसेंटली आई है, तो क्या करप्शन की रोकथाम के लिए ये कोई मुअस्सर साबित होगी ये तरमीम? सर ये तरमीम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है। अच्छा, प्रोटेक्ट करने के लिए आप आज़ाद कश्मीर में देखें, महकमा लोकल गवर्नमेंट है, इन सड़कों की हालत देखें कि क्या बनी हुई है। ये आप आज़ाद वतन रोड को देखिए कि एक दिन मैंने वहाँ से गुजरते हुए एक्सीएन को कॉल किया तो मैंने उससे कहा कि भाई ये जो नाली पानी वाली बना रहे हो, ये मिट्टी के ऊपर कंक्रीट डाल रहे हो, अच्छा। सोलिंग नहीं है। तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अच्छा। तो आप अंदाजा करें, उसकी हालत देखें, उसकी कारपेटिंग देखें, उसकी दीवारें देखें, 40 करोड़ का मनसूबा, अभी मैंने सुना कि पता नहीं कितने करोड़ उसमें इनहांस किया। कानून है आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, मैं जनाब को अर्ज करूंगा कि जो ये मनसूबे हैं इनको वक्त पर तकमील न किया जाए तो उस आदमी के लिए सज़ा है, रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, और वो कानून बनाया गया, फाइलों में पड़ा हुआ है, साल 1985 से पड़ा हुआ, वो ये एक्ट है हमारा, और उसके तहत सज़ा मुकर्रर की गई है। लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। और फिर आप देखें कि उसके बाद ये इस सड़क की हालत देखें कि कितने करोड़ों रुपया जो है वो इसमें बदल हो रहा है, और उन लोगों को ठेके दिए गए जिनको तामीरात का कोई पता ही नहीं, उन्होंने आगे सबलेट कर दिए, फिर आगे दूसरे ठेकेदार बना दिए, और क्या हाल हो रही है। और आप देखें कि हमारे नुमाइंदा साहब जो यहाँ से झंडा लगा के गुजरते हैं वो देखते भी नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन का पैसा ज़ाया हो रहा है। और ये वफाक जो पैसे हमें दे रहा है, जो ये वहाँ से गदा करके भीख मांग कर के लाते हैं, उनमें करप्शन करते हैं ये। अच्छा, इसमें मैं रोकना चाहूँगा सर, बताइएगा कि क्या विफाक का कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए और चेक एंड बैलेंस के लिए, या कोई वो इन चीज़ों को देखे और फिर इनसे पूछे? तो क्या इतनी अंधेर नगरी है कि अगर एहतसाब ब्यूरो की बात करें, उन पे भी इनका कब्जा है, तो विफाक की तरफ से कोई इस पे कोई नहीं होता? बिल्कुल कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस तरह फिजिकल जाके इंस्पेक्शन करे, इनका चेक एंड बैलेंस हो, ऑडिट करे, और वो पैसे जो वो देते हैं उनका हिसाब पूछे कि कहाँ खर्च किए, कितने एम्बेजल किए, कितने मिस एप्रोप्रिएशन की है, कितना काम किया है, कितना बाकी रह गया है। और उसके बाद ये ठेकेदारों से मिली भगत करके पैसे खुद भी खाते हैं, और ऊपर से नीचे तक करप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और फिर पाकिस्तान में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, इमरान खान आए, तो उन्होंने वहाँ मासवे का अमल शुरू किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर में 4 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, और इन्होंने बिल्कुल मासवे के अमल को पैरालाइज करके रख दिया, कुछ नहीं करने दिया। फिर उसके बाद चेयरमैन जो था उसको अपॉइंट नहीं होने दिया, उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया, और सिरे से आज़ाद कश्मीर में करप्शन पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इस पे मैं एक और पूछना चाहूँगा, ये जो तरमीम हुई है, चूँकि आज की हमारी बहस भी और गुफ्तगू भी इसी पे है, तो वो सरकारी मुलाजमीन जो कि आप देखते हैं कि रोड बन रही होती है, एक्सीडेंट की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो वो सरकारी मुलाजमीन जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात आयद हैं, तो क्या ये तरमीम उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दे रही है सबको। चूँकि वो करें, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसे पूछ नहीं सकते, कोर्ट में जाएंगे, किसके पास इतना टाइम है जो पब्लिक का काम अपने लाखों मसरूफियात को तर्क करके जाएगा, दरख्वास्त लेके जाएगा, कोर्ट में देगा, कोर्ट उसको इजाज़त देगा नहीं देगा, फिर वो कैद काटेगा, फिर 5 लाख रुपए जुर्माना। ये सिरे से सारे निज़ाम को मफलूज कर दिया गया है। ये जो तरमीम की गई है, इससे एहतसाबी अमल को पैरालाइज कर दिया गया है। और जितने का, यानी आप अंदाजा करें, 17 ग्रेड का ऑफिसर है और उसने 10 करोड़ की कोठी बनाई हुई है, कभी किसी ने उसे पूछा ये पैसे कहाँ से लाए हो? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वाकईतन आप ठीक कह रहे हैं। 16, 17 और 18 ग्रेड के लोग हैं, नॉर्मल से उनकी सैलरीज है, और बड़े बड़े बंगले बनाए हुए और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी। इसीलिए कि एहतसाब नहीं हो रहा है ना, इसलिए कि एहतसाब नहीं, और उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। और फिर आप देखें कि यह अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, आप देखें 22 ग्रेड तक के आज़ाद कश्मीर के अफसरान वो पैसे ले रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा। और फिर एक वक्त होता था कि कोई डर कर, आप अंदाज़ा करें, कोई डरता था थोड़ा सा रिश्वत से या करप्शन से। तो आजकल तो इस्तेकाक समझ के ली जाती है। आप महकमों की हालत देखें, यानी आप देखें महकमा माल का एक मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, तो उसने कहा पटवारी से मैंने नकुलात हासिल करने के लिए 28,000 रुपया रिश्वत दी है। 28,000 रुपया पटवारी को रिश्वत दी है। और फिर आप देखें महकमा माल की हालत देखें, एजुकेशन की देखें,
पुलिस की देखें, ये सारे इदारे जो हैं मफलूज कर। 40 साल एक आदमी मुकदमा लड़ता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसके बाद उसको जवाब, यानी हुकूमत ने ये इदारे जितने आज़ाद कश्मीर में हैं वो सारे के सारे डिलीवर नहीं कर रहे, मफलूज करके रखे हुए। और एक ऐसा सिलसिला, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने, यानी दुनिया की किसी तारीख में है कि मुल्ज़िम को हथकड़ी नहीं लगेगी, आप ये बताएं। और ये इन्होंने तरमीम किया, इनको शर्म नहीं आता ये बात लिखते हुए वहाँ पर कि जनाब जो जिसको आप पकड़ के ले जाएंगे मुजरम को, तो उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते आप। अच्छा, क्यों नहीं लगाएंगे हथकड़ी? ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और जानेंगे कि क्या एहतसाब ब्यूरो के अलावा भी कोई ऐसा इदारा है कि जो करप्ट लोग हैं उनकी छानबीन करे, उनको पकड़े और उनको उस पर वो कोई कार्रवाई अमल में लाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहे प्रोग्राम। ब्रेक के बाद हम हाज़िर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सरदार मुश्ताक हुसैन खान एडवोकेट, जिनसे हमारी बात चल रही है तरमीम एहतसाब ब्यूरो एक्ट में एक तरमीम हुई है जिस पे हमारी बात चल रही थी। सर एक बात, और आए दिन ख़ास करके अखबारों में, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसे लोगों के जो वो करप्शन की बातें चल रही होती हैं कि बड़े जो ये मंसूबे चल रहे होते हैं तो उसमें वसी पैमानों में खोट बुर्द का और करप्शन का और इस तरह के इल्ज़ामात आयद होते हैं। तो क्या इससे पहले एहतसाब ब्यूरो ने कोई कार्रवाई अमल में लाई हो, कोई मसाले कायम किया हो, कोई इस तरह का भी है कोई? सर इसमें एक बड़ी मिसाल, मैं कंप्लेनेंट हूँ खुद, एक ये ग्रेटर वाटर सप्लाई है पलंदरी की, इसमें मैं कंप्लेनेंट हूँ। अच्छा। 2001 में मैंने कंप्लेंट दायर की है। अच्छा। कि तकरीबन 6 करोड़ रुपया इम्बज़ल कर दिया गया है, ये कौमी मनसूबा है, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, आज तक उस पर कोई फैसला। मैं कंप्लेनेंट हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं कंप्लेनेंट हूँ उसमें। एक दफ़ा एक चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चूँकि वकील रहा हूँ तो आप दरख्वास्त को थोड़ा चेंज करें, वो कहेंगे वकील की हेल्प कर रहा है। तो मैंने वो फिर भी चेंज की, उसके बाद शहादत हुई, बयानात कलम बंद हुए, लेकिन कोई आपसे उसके बाद मज़ीद बजट उसमें करके मज़ीद पैसे इम्बेज़ल, और आज भी वो ग्रेटर वाटर सप्लाई जो है ये इनकी परफॉर्मेंस है। फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर जहाँ आए दिन अखबारात में आता है कि फ़लाँ जगह इतने करप्शन हो गई है, फ़लाँ मनसूबे, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। न एहतसाब ब्यूरो को चूँकि सूमो तो कार्रवाई करने का इख्तियार रोक दिया गया उसका। अच्छा। आज खुद वो कार्रवाई कर नहीं सकता, कंप्लेनेंट को आपने मजबूर कर दिया है कि वो शिकायत न करे, तो कौन इनकी बुराइयां सामने लाएगा? अच्छा, कौन भी हमारे नाज़रीन तक शेयर करें जो कंप्लेन करना चाह रहा हो तो कितनी क्या किस प्रोसेस से उसे देखें ना। अभी जो इन्होंने बना दी तो उन्होंने कहा जी कि आप पहले जाकर अदालत से, कोर्ट से इजाज़त लें। अच्छा, पहले कोर्ट से इजाज़त लें। उधर इजाज़त लेगा, फिर वो उधर दरख्वास्त देगा, फिर उसके बाद उसे कह रहे शनाख्ती कार्ड साथ में लगाओ, और फिर ये मिलजुल कर उसकी दरख्वास्त खारिज करके उसको 1 साल की सजा देंगे और उसके साथ 5 लाख रुपए जुर्माना करेंगे। वहाँ पे तो ये मेंशन होगा ना कि एक ये भी तो अच्छी बात है कि जिसके खिलाफ आप शिकायत लेके जा रहे हो तो उसको भी तो कोई प्रोटेक्शन हासिल हो। अगर वाकयातन उसने कोई रिगिंग नहीं की, उसने कोई करप्शन नहीं की, या उसका कोई भी इस तरह का केस है और झूठी आए रोज़ उनाद, तासुब और ख़ास करके ये जो लग पोलिंग और इस तरह के मामलात हैं तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करते हैं लोग और झूठी भी ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोसेस है कि फ़ोटो कापी होनी चाहिए, अगर नहीं साबित होता तो उसको ये सज़ा मिलेगी, तो क्या दुरुस्त बात नहीं? इसमें एक बात ये है कि आपने वेस्ट में देखा मैंने कि वहाँ अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग जो होती है वो उस पर पूरी तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, और जब वो 100% श्योर हो जाते हैं कि उसने ये जुर्म किया हुआ, उस वक्त वो उस पर हाथ डालते हैं। ठीक है। तो इसी तरह इनको भी यही करना चाहिए ना, अगर किसी की कंप्लेन आती है तो इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर करें, और जब ये मुतमईन हो जाएं कि वाकई ये आदमी जुर्म में मुलव्वस है तो उसके बाद उस पर हाथ डालें। एक ये बात होगी। और फिर कंप्लेनेंट को अगर आप इस कदर हैरासमेंट का शिकार कर देंगे तो आपके पास कौन कंप्लेन लेकर आएगा? अच्छा, एक और इसी से जुड़ा, ज़रा इतना मुश्किल और टफ ये एक प्रोसेस है, तो क्या कोई इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ जसारत करेगा? क्योंकि अगर शिकायत होती भी है लीगल तो कौन इस प्रोसेस से गुजरेगा, एक कंप्लेनेंट जो है? इसीलिए इन्होंने इसको पैरालाइज कर दिया ना। ये अब कोई आ जाएगा नहीं, इनके साथ कंप्लेन ही नहीं कोई करेगा ना। मोस्टली ये होगा कि कोई आदमी कंप्लेन करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और ये जो अभी इन्होंने तरमीम की, इंटेंट ही यही है कि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना आए। इसीलिए इनके बयानात आ रहे हैं, जो लोग बड़े मेहरबान रहे हैं उनके बयानात आ रहे हैं कि जी आपने बहुत अच्छा कर दिया, बड़ा अच्छा, ये इंसाफ हुआ कि मैंने इतनी करप्शन की हुई है और मेरे खिलाफ सारे रास्ते बंद कर दिए आपने। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो के अलावा करप्शन की रोकथाम के लिए कोई ऐसा कोई इदारा मौजूद है जो कि कोई प्रॉपरली कोई कार्रवाई करे, जिसके पास कंप्लेनेंट जो है वो अपनी कंप्लेन लेके जाए या उससे कोई मिसाली सज़ा किसी को सुनाई हो? कोई ऐसा इदारा है? सर इसमें हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में एंटी करप्शन का महकमा है
अच्छा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन, ये एक्ट 1993 में बना है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई कि उनके इख्तियारात जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बराबर हैं, मरात भी ले रहे हैं, इख्तियार भी हैं। लेकिन आज तक मैंने कम अज़ कम कभी नहीं सुना कि एंटी करप्शन ने किसी आदमी को सज़ा दिलवाई है। अगर कुछ हुआ भी है किसी के मतलब थोड़ा बहुत, तो वो दूसरी अदालत ने छोड़ दिया, चूँकि उसमें इतने लकूनेज होते हैं, इतनी इन्फर्मिटीज़ होती हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो इस वजह से ये एक बोझ है रियासत के एक्सचेकर के ऊपर, एंटी करप्शन का महकमा, वो भी उसका काम भी नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन और ये दूसरी जो है इम्प्लीमेंटेशन कमीशन कायम किया गया 2002 में, उसके भी वो जो चेयरमैन साहब हैं वो भी एक मिनिस्टर के बराबर झंडा वंडा उन्होंने लगाया, सारी मरात लेते हैं, वो पूरा इदारा है। और वो आज तक उनकी किसी रिपोर्ट पर किसी मनसूबे की तकमील नहीं हुई है कि जनाब फ़लाँ मनसूबा जो था वो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक उसको किया गया। इसके बाद जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून बनाया, कभी उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा। वो कानून कब इन्होंने बनाया जनाब, वो ये बनाया इन्होंने एक्ट बनाया सर 1984 में। जी। 1984 में ये बनाया इन्होंने एक 1985 में उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो हैं, रिकवरी ऑफ पेमेंट्स एक्ट 1985 बनाया है। अच्छा। इसके तहत इन्होंने कहा कि या वो जो प्रोजेक्ट चलाने वाला ठेकेदार होगा या उसको मुकम्मल करेगा, या फिर ये करेंगे कि उससे रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने के बाद और फिर इन्होंने मजिस्ट्रेट को इख्तियार दिए कि वो उसको अगर ऐसा नहीं वो कर रहा तो 7 साल तक उसको सज़ा दे, जुर्माने की भी सज़ा दे सकता है। ये 1985 का है। आज 2020 आ गया है, आज तक इस कानून के ये किताबों में मौजूद है कानून, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अच्छा, PM इंस्पेक्शन की आपने बात की, कमीशन का ये जो इदारा है इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और इस बेसिकली इस इदारे का काम काज क्या है? इसकी एक इंस्पेक्शन है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो ये जाकर देखे कि प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर उसके बाद कोई ऑर्डर जो है उसका इम्प्लीमेंट करवाए उससे। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपने दूसरी बात की कि आज़ाद कश्मीर में जो जारी प्रोजेक्ट होते हैं तो रिकवरी के हवाले से, तो अगर कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता तो क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है कि उसकी प्रॉपर्ली इंक्वायरी की जाए और उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए? सर मैं उसमें बताया ना कि ये एक्ट है 1985 का। अच्छा, 1985 का। जी, ये रिकवरी और पेमेंट एक्ट है ये 1985। इसमें वो प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट हैं, मसलन ये करते क्या है, दरअसल ये महकमा भी चूंकि मिला होता है ना, ऊपर से नीचे तक ये सब मिले हैं। अच्छा। और करते क्या है कि मसलन 1 साल के अंदर उसको प्रोजेक्ट करना है, 1 साल में उसको नहीं करेंगे। 11वें महीने में ठेकेदार को कह देंगे कि दरख्वास्त दे दो कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये हो गया, लेबर नहीं मिला, फलान नहीं मिला, फिर उतने ही पैसे। और मसलन अगर 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है ना तो उसको ये 50 करोड़ पे ले जाएंगे और खुद पैसे खाते रहते हैं। और ये अमल जारी है पूरी रियासत में। करप्शन जितनी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रही है, मेरे ख्याल में दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हो रही है। और इस पर कोई चेक नहीं है। और वफाक देख रहा है, मुझे नहीं पता वफाक क्या कर रहा है। पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे चेक? आप इसको करें। फिर वफाक को आप देखें कि ये इस आइन के तहत भी 54 उसके पास इख्तियार हैं। अच्छा, इसी पे बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर, इसके बाद हम उस पर भी आएंगे, 13वीं तरमीम पे भी आएंगे। तो आज़ाद कश्मीर एहतसाब ब्यूरो एक्ट का जो चेयरमैन है, तो इसका जो इख्तियार, चेयरमैन के इंतखाब का जो इख्तियार है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास है या फिर कश्मीर कौंसिल के पास है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि 2001 का एक्ट है। हाँ। 2005 को कश्मीर कौंसिल ने उसे अडॉप्ट किया। 13वीं तरमीम में कहा गया कि वो जो कवानीन इस वक्त तक मौजूद हैं या पास हैं वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। अच्छा, उस वक्त तक जब तक वफाक उसको रिवर्स ना करे। अच्छा। लिहाजा 2005 में 2001 का जो एहतसाब एक्ट है ये प्रोटेक्ट हो गया। अच्छा। उस वक्त तक जब तक फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिवर्सल का ऑर्डर पास करे। सही। और जब ये कानून वहां प्रोटेक्ट है तो ये उसके नीचे बैठे हुए ये इनेक्टमेंट क्या कर रहे हैं। और फिर एक और बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये उसमें आया है, नफीस बेकर, आज़ाद गवर्नमेंट नफीस बेकर में फैसला आया है। अच्छा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कश्मीर कौंसिल का और इसका होगा ये जो असेंबली है हमारी, ये कानून अगर दोनों पैरेलल कानून होंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर कौंसिल का जो पास करदा कानून है उसको मानेंगे। अच्छा, यानी कि आज़ाद कश्मीर असेंबली का और कश्मीर कौंसिल का जो पास करदा कानून है, जी, तो वो अगर आपस में बिल मुकाबिल आ जाते हैं तो
किस कानून को माना जाएगा और सर। किस पर अमल दरामद किया जाएगा? ये सर इसमें ये आया है, केस का टाइटल है आज़ाद गवर्नमेंट वर्सेस नफीस बेकर्स, PLD 1995, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर 47 नंबर केस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर काउंसिल वाले को माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, दोनों अगर मुकाबल आ जाए मुकाबला है तो उसको मानेंगे। कश्मीर, ये हाँ, एक फैसला भी हुआ है? जी फैसला है, ये नफीस बेकर्स में ये फैसला हुआ है। तो इस तरह से जनाब ये 2001 के तहत इस वक्त भी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का जो मामला है, ये चेयरमैन कश्मीर काउंसिल की मशावरत है और उसकी नॉमिनेशन से होगा। और उसके बाद देखें ना, आपने पैरालाइज कर दिया इसको, इन्होंने कर दिया। एहतसाब बैरो के चेयरमैन को कहा कि आप खुद नहीं कार्रवाई कर सकते, सुमो तो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, कंप्लेनेंट को आपने रोक दिया, तो फिर करप्शन किस तरह रुकेगी? अच्छा, इस पे ये बताइएगा, कश्मीर काउंसिल के जो फंड्स थे, आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी हैं, तो इस पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, उसका इख्तियार किसके पास है? इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और इसमें वसी पैमाने पर एम्बेजलमेंट होती है। कश्मीर काउंसिल के जो फंड्स हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं चेक नहीं होता, कहीं प्रोजेक्ट नहीं होता। बस उस वक्त आते हैं इलेक्शन के तौर पर, ये ब्राइब के तौर पर देते हैं, कच्ची सड़क वो पोकलेन से बना देते हैं, बारिश होती है तो वो बह जाती है, वो पैसा सारा इस तरह दरिया में चला जाता है। तो इस तरह से कोई प्रोजेक्ट जो है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा सर, एक और हमारे चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत ख़त्म होने को है, एक दो सवाल जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये जो 13वीं तरमीम हुई है, तो कश्मीर कौंसिल का जो इख्तियारात थे, क्या वो सारे के सारे जो कि गवर्नमेंट के पास आ गए? सारे गवर्नमेंट के पास नहीं इस वक्त। पहले मेरा ख्याल है 52 इख्तियार था उनके पास कश्मीर को, अब 54 इख्तियार हैं। वो इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नेक्चर लगा हुआ है जिसमें सारे उसमें मेंशन है। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से रिलेटेड 54 जो इख्तियार हैं ये कश्मीर काउंसिल के पास हैं। अच्छा, 54 हैं, वो उनके पास हैं। और ये फिर तरमीम काहे की और कैसी तरमीम है? पहले तो अगर 51 या 52 इख्तियारात उनके पास हैं, अब 54 हो गए। 54 हो गए, पहले 52 थे गालबन। अच्छा, अब 2 उसमें बड़े इस 13वीं तरमीम के बाद। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो सारे हालात आपने जिक्र किए हैं, एहतसाब ब्यूरो एक्ट के हवाले से भी बात हुई है, शदीद आपने ख़ास इंकशाफात का जिक्र किया है कि किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस इतने मुश्किल प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद जाके वो कंप्लेन करे। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या तजावीज़ देंगे और कैसे इसका खात्मा हो सकता है? इसका बेस्ट हल यही है कि चेयरमैन कश्मीर काउंसिल 2001 के एहतसाब एक्ट जो आज़ाद कश्मीर का, उसके सेक्शन 6 के तहत नॉमिनेशन करें और चेयरमैन एहतसाब बैरो जो उसको पूरी तरह इख्तियार दें ताकि वो काम करे, तो पाकिस्तान के एहतसाब बैरो की तरह, ताकि उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकले और ये करप्शन, एक तो ये काम हो गया। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आज़ाद कश्मीर के आइन का आर्टिकल 19 है, उसका सब सेक्शन 2 है, उसके तहत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को ये इख्तियार है कि वो नैब को एक्सटेंड करें आज़ाद कश्मीर तक। तो फिर जाकर ये कम अज़ कम करप्शन वाला मामला जो है ये कंट्रोल हो सकता है। और फिर वफाक उस वक्त तक मज़ीद फ़ंड रिलीज़ न करे तामीर और तरक्की की मद में, जब तक कि पुराने का आर्डर सही नहीं हो जाता। चूँकि सारे का सारा वफाक के फंड्स जो तामीर और तरक्की के नाम पर लीजिए उनमें एम्बेजलमेंट होती है, उनमें एम्बेजलमेंट होती है। तो इसलिए वफाक जब तक मेक श्योर न करे, ऑडिट टीम न मुकर्रर करे, अपनी इंस्पेक्शन टीम अपनी न बनाए, और जब तक वो पुराने फ्रंट रेगुलराइज न हो जाए उस वक्त तक नए किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे न दे। बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान थे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट जनाब सरदार मुश्ताक हुसैन खान एडवोकेट, जिनसे हम आज बात हो रही थी कि एहतसाब ब्यूरो जो है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इससे पहले एहतसाब ब्यूरो ने कोई मसाली कायम किया है या कि नहीं किया। एक बड़ी जो है करप्शन इस वक्त उरूज पे है। मुख्तलिफ महकमों में आप बात करें, ब्यूरोक्रेसी में बात करें, महकमा माल में आप उसकी बात करें, आप हमारे जो रिगिंग जो अक्सर देखने में मिली है जो इलेक्शंस में गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसकी बात करें, तो आज का हमारी बात हो रही थी। और खुसूसन एहतसाब एक्ट में की जाने वाली तरमीम पे भी बात हुई है और इस पे काफ़ी खदशात और इंकशाफात और एतराज़ात जो है जनाब एडवोकेट साहब ने उठाए हैं और बात की है। इसी मौजू को हम लेके एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोग्राम्स आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि एहतसाब ब्यूरो का अल्टरनेटिव क्या है, एक आम आदमी कहाँ पे जाए। और जैसा कि अदालतों में, जैसा कि हमारे ख़ास करके महकमा माल में एक नकल लेने के लिए, एक आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस 100 रुपया है, आपको 30-30 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार देनी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा इदारा मौजूद है कि इनका कलम कमा करे और इनसे पूछे? हम यही प्रोग्राम लेके एक बार फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।